हमने आपको बताया था क्या कि द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन, किस बात में सिमिलर है? ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इनकी बनावट में, ओरिजिन में, एंड फंक्शन, विथ कोऑर्डिनेशन। ये डेफिनेशन हमने आपको दिया था कि एक से अधिक सेल का जो ग्रुप होता है। अब ये जो ग्रुप है, दिस वन इज द ग्रुप ऑफ सेल, यू नो, ग्रुप ऑफ द सेल्स, तो दिस वन इज द ग्रुप ऑफ सेल, यू नो, एंड दीज हैव द कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, एक दूसरे से इनमें कोऑर्डिनेशन है। डू नो कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मीन्स आपस में इनमें तालमेल है। ये जो सेल्स हैं, दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, इन सेल्स में कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? अभी हमने आपको बताया कि ये जो इसेंशियलिटी है किसी भी टिश्यू के होने की, अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि साहब एनिमल टिश्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कह रहे हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। मीन्स ये बनने के आधार पर सिमिलर हैं और इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, और क्या है, इनका काम भी एक जैसा है और आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि ये सभी सेल्स आपस में मिलकर एक कॉमन कंक्लूजन पे आती हैं कि हम सभी को एक काम करना है। तो एक पर्टिकुलर जो टिश्यू है वो एक निश्चित काम के लिए जिम्मेदार है, इसलिए यहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है बॉडी में, इट इज़ एट द लेवल ऑफ टिश्यू। एक पर्टिकुलर टिश्यू को हमारे शरीर के अंदर एक निश्चित काम करना है। ये बात यहाँ तक हमने आपको बताया था। हमने आपसे ये भी कहा था कि ये जो सेल्स यहाँ पर हैं जो टिश्यू का निर्माण कर रही हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है, और ये कोऑर्डिनेशन किस कारण से है? क्योंकि इनमें फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस बात को लिख लेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्यों हो रहा है। द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स ऑफ टिश्यू, constituent cells of the tissue have the physical and chemical contact with each other, interaction आप कह सकते हैं, interaction with each other। ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी टिश्यू में जो कंपोनेंट सेल्स होती हैं, इनमें आपस में क्या चीज़ होता है? इनका फिजिकल और केमिकल कांटेक्ट होता है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती हैं। फिजिकल और केमिकल कांटेक्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ केमिकल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ये दो कारणों से ये कोऑर्डिनेशन होता है। नर्वस सिस्टम समझ रहे हैं? आपके शरीर के अंदर जैसे ब्रेन है, और ब्रेन आपके शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। जैसे आपके हाथ का मूवमेंट है तो ये किसके कंट्रोल में है? ये ब्रेन के कंट्रोल में है। आपके पैर का मूवमेंट है, ये किसके कंट्रोल में है? जैसे आपके घर के अंदर एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा चल रहा है, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपके इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से है। स्विच बोर्ड के द्वारा वो अंडरग्राउंड वायरिंग उसकी हुई है। अब जैसे ही पंखे की स्विच ऑफ ऑन करते हैं, वैसे आपका पंखा चल जाता है। इसी तरीके से आपके इस हाथ का संबंध किससे है? आपके ब्रेन के साथ है, और इसका कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ हुआ है। तो जो ये वायरिंग है, ये पूरा नर्वस सिस्टम है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एक सेल दूसरी सेल की बात क्यों मानती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप कई मित्र मिल करके आपस में ये डिसाइड करते हैं, अपना डेस्टिनेशन तय करते हैं कि हमको टूर पर कहाँ जाना है, तो सब एक दूसरे से मोबाइल से आपस में बात कर लेते हैं। ठीक है कि भैया कहाँ चलना है? कहने लगे लखनऊ चलना है, चिड़ियाघर देखने चलना है, तो सब आपस में बात कर लेते हैं मोबाइल से कि हमको इस जगह चलना है। तो ये क्या है? एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन है। आप सपोज करो कि अगर मोबाइल और इंटरनेट नहीं होता तो ये आपके पांचों मित्र एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करते?
इसी तरीके से ये जो सेल्स हैं इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन किस आधार पर हुआ है, क्योंकि इनका कनेक्शन है एक दूसरे से। और यह जो कनेक्शन होता है हम एनिमल सिस्टम में इसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका पंखा स्विच बोर्ड के साथ बिजली के तार से कनेक्ट है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंग सब हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं, और जो वायरिंग यहाँ पर हुई है हम उसी को क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम अगर है तो फिर कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो किस कारण से हुआ? कोऑर्डिनेशन किस कारण से हुआ? द कोऑर्डिनेशन was because of the nervous system। ये किस कारण से हुआ? ये नर्वस सिस्टम की वजह से हुआ। एनिमल डाइवर्सिटी में आप पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम दुनिया के जिस एनिमल में सबसे पहले आया हम उनको सीलेंट्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज एनिमल्स आर सीलेंट्रेट। फाइलम सीलेंट्रेटा के एनिमल में नर्वस सिस्टम सबसे पहले बना था। किस में बना था? तो नर्वस सिस्टम, इस बात को भी लिख लेंगे कि नर्वस सिस्टम की ओरिजिन सबसे पहले किस फाइलम के एनिमल में हुई थी? द नर्वस सिस्टम ओरिजिनेटेड, नर्वस सिस्टम ओरिजिनेटेड फर्स्ट in the animals of phylum Coelenterata। फाइलम सीलेंट्रेटा में सबसे पहले टिश्यू की ओरिजिन हुई थी और यहीं पर नर्वस सिस्टम की ओरिजिन सबसे पहले हुई थी। अगर नर्वस सिस्टम नहीं है तो सेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक उसी प्रकार नहीं होगा जैसे कि इंटरनेट चला जाए तो आप अपने 4-5 मित्रों से आपस में अपने घर रहकर बात नहीं कर पाएंगे और ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमको कहाँ मिलना है। जब बात ही नहीं हो पाएगी तो कैसा कोऑर्डिनेशन? तो यहाँ पर आपस में सेल्स में जो तालमेल है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड दिस स्टार्टेड फ्रॉम द एनिमल्स ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले फाइलम सीलेंट्रेटा में नर्वस सिस्टम की ओरिजिन हुई और इस वजह से सेल्स में आपस में क्या आया? कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल इस्टेब्लिश हो गया। तो क्या चीज़ होना चाहिए? ये ग्रुप है। टिश्यू क्या चीज़ है? हाउ कैन यू डिफाइन इट? द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन फंक्शन। ये सारी सेल्स मिलकर एक काम कर रही हैं और मिलकर एक काम कैसे कर रही हैं? क्योंकि इनमें आपस में क्या है? कोऑर्डिनेशन है, आपस में तालमेल है, आपस में एक दूसरे की बात मानकर एक निश्चित काम करते हैं आपके शरीर के अंदर। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि सपोज करो कि आपकी बॉडी के अंदर आप सांस ले लिए, आपको ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप ना करे तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन आपके शरीर के संपूर्ण भाग में जा पाएगी? क्या आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है? अगर आपका हार्ट आपके लंग की बात ना माने तो लंग ने तो ऑक्सीजन ले लिया, अब उसने ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम किसका है? आपके हार्ट का है। अब आपका हार्ट अगर लंग की बात ना माने, दोनों में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन ब्रेक कर जाए तो ऑक्सीजन तो आई लेकिन आपके शरीर की कोशिकाओं को ये नहीं मिला, आपकी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो क्या आप जिंदा रह सकेंगे? नहीं। इसीलिए आपके लंग की बात किसको मानना है? आपके हार्ट को मानना है। ये बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से आपके हार्ट ने ब्लड को आपकी किडनी में पहुंचा दिया। अब आपको मालूम है कि आपकी किडनी क्या काम करती है? ब्लड को फिल्टर कर यूरिन बनाती है। अब पता लगे कि हार्ट ने आपकी किडनी को ब्लड तो दे दिया लेकिन आपकी किडनी कहती है कि हम ब्लड को फिल्टर नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो। तो यहाँ पर किडनी और हार्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन ब्रेक कर गया। तो क्या यूरिन फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो क्या शरीर जिंदा रहेगा? नहीं जिंदा रहेगा। इसलिए आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, आपको इस शरीर को सही ढंग से काम कराने के लिए यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर उन एनिमल्स में जिनमें कि अंग का निर्माण नहीं हुआ है, टिश्यू है, तो वहाँ पर टिश्यू के बीच में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। लेकिन हम लोगों की बॉडी में क्या होता है? टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? आर्गेन। आर्गेन ने मिलकर क्या बनाया? आर्गेन सिस्टम। आर्गेन सिस्टम ने मिलकर क्या बनाया? हमारे शरीर का निर्माण किया।
यह जो ग्रेडेशन है जरा आप देखिए, यहां पर सेल्स, ये क्या है? सेल है। इन सेल्स ने मिलकर क्या बनाया है? टिश्यू बनाया। ग्रुप ऑफ सेल, ये क्या हो गया? ये ग्रुप है ऑफ सेल्स। अब इन सभी टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? ग्रुप ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू फिर क्या बना? ये क्या बन गया? ऑर्गेन्स। फिर क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ऑर्गेन। फिर क्या बना? ऑर्गेन सिस्टम। क्या बन गया? ऑर्गेन सिस्टम। और फिर यहां से क्या बना? बॉडी ऑफ एनिमल। इस तरह से हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ है जरा आप देखिए। सबसे छोटी जो यूनिट है जो हमारी बॉडी का निर्माण कर रही है वो कौन है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, सी हियर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल, एंड द ग्रुप ऑफ सेल इज, एंड द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज, एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन इज, एंड द ऑर्गेन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट बॉडी। ये बात समझ में आ गई? तो जैसे हमारी बॉडी में सेल है, सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, अब टिश्यू ने हमारे ऑर्गेन बना दिया। अब शरीर के अंदर ऑर्गेन कौन है? जैसे हमारा हार्ट है, जैसे हमारा लंग है, जैसे हमारी किडनी है, जैसे हमारा ब्रेन है, ये सब कौन है? ये शरीर के ऑर्गेन हैं। और ऑर्गेन, कई ऑर्गेन मिलकर क्या बनाए? ऑर्गेन सिस्टम बना लिए, सारे ऑर्गेन सिस्टम। अब ऑर्गेन सिस्टम क्या है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम ने मिलकर क्या बनाया? हमारे शरीर का निर्माण किया। तो चूंकि हम यहाँ पर एनिमल टिश्यू में स्पेशली अपनी बॉडी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में सबसे पहली छोटी इकाई कौन थी? सेल। सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गेन, ऑर्गेन ने ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम ने हमारे पूरे शरीर का निर्माण कर दिया। अगर हम जानते हैं, अब ये जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर का फंक्शन कैसे होगा, कोई भी ऑर्गेन कैसे काम करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के ऑर्गेन का निर्माण करने वाले टिश्यू कौन कौन से होते हैं। और हमने अपने पिछले लेक्चर में यहीं से छोड़ा था और आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी और अन्य सभी एनिमल का जो शरीर है ये कुल मिलाकर 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बना हुआ है। तो हमारी जो बॉडी है, और बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। राइट डाउन, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? आपके पास समय है, बोर्ड पर जितना भी लिखा है 1 मिनट में अगर इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, नहीं लिखे हैं तो पूरा कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। हमारे शरीर का निर्माण किसने किया है? सेल्स ने। सेल ने मिलकर क्या बनाया है? टिश्यू बनाया। टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया है? ऑर्गेन। ऑर्गेन ने मिलकर क्या बनाया है? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम ने मिलकर क्या बनाया? बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स एनिमल के शरीर का निर्माण ऑर्गेन सिस्टम्स ने मिलकर बनाया है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सो ऑन। इस तरह से अब अगर हम बात करें तो ये बात लिखनी है कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं? टाइप ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, चर्चा अब होगी। यही चैप्टर है आपका जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। हमारे शरीर में कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? तो कुल मिलाकर 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इन और बॉडी। हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के टिश्यू हैं हमारे शरीर के अंदर, ये पाए जाते हैं। कितने प्रकार के टिश्यू हैं? 4 तरह के हैं। और इनके नाम क्या क्या है? इनमें से पहला जो टिश्यू है इसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू।
ये पहला टिश्यू है। दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा टिश्यू कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा कौन है? मस्कुलर टिश्यू। और चौथा कौन है? नर्वस टिश्यू। इस तरीके से हमारे पूरे शरीर का निर्माण इन्हीं 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से हुआ है। टिश्यू समझ में आ गया क्या है? क्लियर? चलिए, अब हमको क्या जानना है कि हमारे शरीर का निर्माण कितने प्रकार के टिश्यू से हुआ है। तो ये कितने प्रकार के टिश्यू हैं आपके शरीर के अंदर? बोलो। 4 डिफरेंट टाइप टिश्यूज हैं। क्या नाम है इनके? एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम है इनको? क्या नाम है? क्या नाम है? ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। यही 4 प्रकार के टिश्यू हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। हम अपने इस चैप्टर में इन्हीं 4 प्रकार के टिश्यूज के बारे में अध्ययन करेंगे, इनका डिटेल पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं। ठीक है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टिश्यू का निर्माण कौन करता है? सेल्स करती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो सेल के बारे में कुछ कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं हम आपको। सेल पढ़ा है ना? तो सेल पढ़ा है तो टिश्यू समझ में आएगा। ठीक, क्लास 9th में आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा होगा। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पढ़ा होगा सेल क्या होता है। और 9th में एनिमल टिश्यू भी पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा है? एनिमल टिश्यू भी पढ़ा है। तब आप 11th में अब पढ़ने चल रहे हैं फिर उसी चैप्टर को, और अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। ठीक, और आपको एक क्लास आगे की बात पढ़नी है। ठीक है? हाँ, सब बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, मज़ा आएगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, आ रहा ना? आप चलो, और सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करेंगे। और ध्यान रखना कि सेल आपको समझ में आया था 9th में, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा टिश्यू क्या होता है। तो सेल का आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही होगा कि एक सेल क्या होता है, कि स्फेरिकल बॉडी होती है। इसमें इसकी जो बाउंड्री वाल होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। पढ़ा है ना? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती है, तो जो बॉर्डर लाइन है इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। पढ़ाया ना? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, और इस सेल के अंदर क्या होता है? तमाम प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जब भी आप टिश्यू पढ़ेंगे तो सेल के अंदर क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन सेल क्या है इससे मतलब जरूर है। बात समझ में सबको आ गई होगी। ठीक है भाई, चलिए और अब बात करते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पर और लिखना है, वो ये है कि साइंस की जिस ब्रांच में हम एनिमल टिश्यू का अध्ययन करते हैं हम उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ऊपर से मिटा रहे हैं। इसको लिख लो, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ साइंस, या बायोलॉजी लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद, that deals with the study of the tissues। किसका अध्ययन कर रहे हैं? टिश्यूज का। इज नोन एज, क्या नाम देते हैं इसका? हम इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। The branch of science that deals with the study of animal tissue is known as histology। हम क्या कहते हैं इसे? It is known as the histology। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से चलेगी क्लास, आपको सब समझ में आए। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी that deals with the study of animal tissue, it is known as histology। क्या कहते हैं? इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। आइए और प्रथम टिश्यू की हम बात करेंगे, सबसे पहले टिश्यू का हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला टिश्यू कौन है? इट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो चलिए और इसके बारे में हम बात करें। एपिथेलियल टिश्यू, हम प्रथम टिश्यू के बारे में बात करने चल रहे हैं, फर्स्ट टिश्यू।
दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। यस, नाउ कम टू द एपिथेलियल टिश्यू। पहला टिश्यू है बेटा, इसका नाम क्या है? इट इज द एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये जो एपिथेलिया है ना, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एपी एंड थेलिया। दिस एपिथेलिया इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। कौन कौन से? एक का मतलब है एपी, एपी का मतलब है अपान। अपान का मतलब समझते हैं ना, किसी चीज के ऊपर। और थेलिया, इसका मतलब होता है ग्रोथ। इस प्रकार से जो टर्म एपिथेलिया है, इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, वन दैट इज एपी एंड अदर इज थेलिया। तो बेटा एपी का मतलब होता है अपान और थेलिया का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द एपिथेलियल टिश्यूज ग्रो ऑन द surface of other tissues। ये पहली पहचान है इस टिश्यू की, इसीलिए इसका नाम पड़ा एपिथेलियल टिश्यू। क्यों कह रहे हैं इसको एपिथेलियल टिश्यू? एपी का मतलब होता है अपान एंड थेलिया स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। ऐसे टिश्यूज जो कि किसी दूसरे टिश्यू के सरफेस पर ग्रो करते हैं, हम उन्हें क्या नाम देते हैं? दीज आर नोन एज एपिथेलियल टिश्यूज। ये बात सबको समझ में आ गई? एपी एंड थेलिया। ठीक। अब क्वेश्चन है कि साहब ये अपने दम पर ग्रो नहीं करते क्या? तो ठीक इसको उसी प्रकार आप समझ सकते हैं। सपोज करो कि आप घास उगाना चाहते हैं, तो घास कहाँ उगेगी? बोलो, घास कहाँ उगेगी? जमीन पर, मिट्टी पर। उसके लिए सबस्ट्रेटा होना चाहिए। तो चाहे वो गमले में उगेगी या फिर वो खेत में उगेगी, लेकिन उसके लिए सबस्ट्रेटम होना चाहिए, एक स्ट्रेटा होना चाहिए। यस या नो? अब आपको मालूम है कि अगर आप घास को उगाना चाहते हैं तो घास उगाने के लिए उसको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? बोलो, घास अगर उगाना चाहते हैं तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? घास उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मिट्टी में हम सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। दूसरा और क्या चाहिए उसको? मिनरल्स चाहिए ज़मीन से। लाइट नहीं, लाइट तो मिट्टी में रहने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, घास को मिट्टी में रखने की क्या ज़रूरत है? सूरज की रोशनी तो ऊपर से आ रही है, तो मिट्टी की ज़रूरत क्या है? पौधों को मिट्टी से क्या प्राप्त होता है? पानी और मिनरल्स प्राप्त होते हैं। प्लांट्स गेट द मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉयल। तो घास जमीन पर क्यों ग्रो करती है? घास हवा में क्यों नहीं ग्रो करेगी? हवा में तो सूरज की रोशनी मिल रही है ना, फिर तो इसको पानी कहाँ से मिलेगा? और इसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? मिनरल तो ज़मीन से ही मिलेगा ना। तब इसलिए घास की मजबूरी है कि उसको मिनरल और वाटर कहाँ से प्राप्त होगा? उसको मिनरल और वाटर कहाँ से प्राप्त होगा? ज़मीन से मिलेगा। और उसको सूरज की रोशनी सूरज से मिलेगी। लेकिन ज़मीन से क्या प्राप्त हो रहा? अब पता लगा ज़मीन ही नहीं है तो सूरज की रोशनी देते रहो, तो क्या घास उगेगी? नहीं। इसी प्रकार से आपके एपिथेलिया को, चूंकि एपिथेलिया जो है ये सारे के सारे टिश्यूज आपकी बॉडी के अंदर लिविंग सेल से मिलकर बने हुए हैं। और एक सेल को जिंदा रखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? बता सकते हैं आप? आप किसी भी सेल को जिंदा रखना चाहते हैं, ठीक? तो वो सेल जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की डिमांड करती है? बता सकते हैं आप? किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? बोलो, हैं? क्या चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है। इनको न्यूट्रिएंट चाहिए। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि सेल के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म होनी है। अब मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या होता है? टू जनरेट द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी क्या चीज़ है? इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। जैसे आपके शरीर के अंदर हर समय कोई काम करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, इसी प्रकार आपके शरीर के अंदर कोई भी काम करने के लिए बेटा क्या खर्च करते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च करते हैं। एटीपी नाम सुना है कि नहीं?
हाँ, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या चीज़ है? ये आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। और जिस प्रकार से परिवार को चलाने के लिए पैसा की ज़रूरत है तो पैसा कमाना पड़ता है, इसी तरीके से आपके शरीर को चलाने के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कमाना पड़ेगा कि नहीं भाई? बोलो बच्चों। हाँ बिल्कुल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि पैसा तो आप मेहनत करके कमा लेते हैं, तो क्या मेहनत करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कमा लेंगे क्या? नहीं। आपके शरीर के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कौन सी स्ट्रक्चर में बनता है? ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। द पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड यू नो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कम्स फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन में इस रिएक्शन से प्राप्त होता है। यहीं लिख दे रहा हूं, क्या होता है? आप ग्लूकोज को क्या करते हैं? ऑक्सीजन से बर्न करते हैं। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है? जल बनता। और क्या बनता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत है। तो लिविंग सेल को क्या क्या चीज़ चाहिए हैं? एक तो ये चाहिए और दूसरा ये चाहिए। ये क्या है? शुगर, ग्लूकोज। कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से, जो खाना खाते हैं आप। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी? आप हवा से प्राप्त करते हैं, इसको सांस लेते हैं तो आपके शरीर को प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ गई? आप इस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को आपकी सेल को सप्लाई करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के अंदर है? बताएंगे आप लोग? आपके बॉडी की लिविंग सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाला कौन सा डिपार्टमेंट होता है? बता सकते हैं? Which structure supplies the oxygen and nutrient to your body cell? आ रहा है तो बोलो, नहीं तो कहो नहीं आ रहा है। जल्दी करिए। समझ में आ रहा कि नहीं? तुम बोलो, बताओ कौन सप्लाई करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को कौन सप्लाई करता है? हैं? नहीं पता? ये ब्लड होता है। आप जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये कहाँ पहुँचता है? आपके ब्लड में पहुँचता है। फिर ये ब्लड क्या होता है? चूँकि ये ब्लड आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, और पूरे शरीर में ब्लड को कौन पंप कर रहा है? हार्ट कर रहा है। तो ये आपकी बॉडी सेल्स को सप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी सेल्स, जो लिविंग सेल्स हैं, उनको एनर्जी प्राप्त करने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की। ये कौन सप्लाई करता है? ये ब्लड सप्लाई करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो एपिथेलिया को ब्लड की सप्लाई नहीं होती। एपिथेलिया को ब्लड की सप्लाई नहीं होती। और अगर एपिथेलिया को ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो क्या इसे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिल जाएगा अपने दम पर? अरे भाई, आपके घर पानी की सप्लाई वाला पाइप आया ही नहीं है, तो क्या आप पानी प्राप्त कर लेंगे? तो पानी पाने के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर रहना पड़ेगा कि नहीं? कि भैया तोरे यहाँ पानी आवत है, हमारे यहाँ ना आवत है, हमको दे दो पानी। क्योंकि तुम्हारे पास पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वाटर सप्लाई नहीं है, पाइपलाइन बिछी नहीं है। तो इस प्रकार से एपिथेलियल टिश्यू के पास अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है। नोट कर लीजिए इस चीज को। एपिथेलियल सेल्स जिंदा हैं, इन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई ब्लड करता है, और ब्लड की सप्लाई एपिथेलिया के लिए बंद है। तो भैया क्या होगा फिर? तो क्या ये अपने दम पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्राप्त करके जिंदा रह पाएंगे? जी नहीं। इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये किसी दूसरे टिश्यू के सरफेस पर ग्रो करते हैं, उस टिश्यू के सरफेस पर ग्रो करते हैं जिसके पास ब्लड की अपनी सप्लाई है। जैसे पानी प्राप्त करने के लिए आप अपने उस पड़ोसी पर निर्भर है जिस पड़ोसी के घर में वाटर पाइपलाइन की सप्लाई है और पानी उसके घर आ रहा है, आप वहाँ से पानी मांग लेंगे। इसी प्रकार से एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये अपने दम पर सर्वाइव नहीं करते, और इनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य टिश्यू पर निर्भर रहना होता है। यही कारण है कि ये दूसरे टिश्यू के सरफेस पर ग्रो करते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ गया? तो ये बात आप नोट कर लेंगे इस चीज़ को कि क्यों दूसरे टिश्यू के सरफेस पर ग्रो करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं वो क्या हैं?
cells of epithelia are living, और लिविंग ये जिंदा हैं, तो इनको क्या चाहिए? नीड, क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए इनको, और क्या चाहिए? एंड ऑक्सीजन चाहिए। ये दोनों कहां से मिलेगा? ब्लड से मिलता है, और इनकी ब्लड सप्लाई बंद है। अभी ऊपर लिख रहा हूं मैं, ऊपर का मिटा दूंगा। अब मैं आपको ऊपर लिख रहा हूं, इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इनको सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लाइड बाय, कौन देता है इनको? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज सप्लाई करती हैं। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्लड कैपिलरी की है। और एपिथेलियल टिश्यूज डू नॉट हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू के पास अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है। क्या नहीं है? एपिथेलियल टिश्यूज के पास अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है। तो फिर क्या होगा? फॉर दिस पर्पज, कौन सा पर्पज है? फॉर दिस पर्पज का मतलब टू गेट न्यूट्रिएंट, और क्या क्या चीज? to get nutrient and oxygen. The epithelial tissues grow on the surface of other tissues. ये बात अब साबित हो गई। अभी तक हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इनको एपिथेलिया नाम क्यों देते हैं। वाई आर दीज कॉल्ड एज एपिथेलिया? तो मैंने आपको बताया एपी का मतलब होता है अपान, और थेलिया माने होता है ग्रोथ होना। ऐसे टिश्यूज जो दूसरे टिश्यू के सरफेस पर ग्रो करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? एपिथेलिया। तो बात आगे बढ़ गई कि भैया ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये दूसरे टिश्यू के सरफेस पर ग्रो करते हैं? तो मैंने आपको बताया इनकी सभी सेल्स जिंदा हैं, और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? ब्लड सप्लाई करता है। चूंकि एपिथेलिया में ब्लड कैपिलरी की सप्लाई है ही नहीं, तो क्या होगा? इनका सप्लाई बंद है, तो फिर ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट किससे प्राप्त करेंगे? किसी दूसरे टिश्यू से प्राप्त करेंगे। इसलिए ये उसके सरफेस पर ग्रो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि घास जमीन से पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट लेती है, इसीलिए घास जमीन पर ग्रो करती है। और इसी प्रकार से एपिथेलिया दूसरे टिश्यू पर ग्रो करेंगे, क्योंकि उस दूसरे टिश्यू से इनको क्या प्राप्त होना है? इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्राप्त होना है, क्योंकि इनकी अपनी ब्लड सप्लाई बंद है। मेरे ख्याल से आपको इससे और आसान ढंग से समझा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। यस या नो? क्लियर? तो क्यों नाम पड़ा इनका एपिथेलिया? एपिथेलिया इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चाहिए, और इसके लिए वो दूसरे टिश्यू पर ग्रो करते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो चलिए और एपिथेलिया के कुछ फीचर्स और पढ़ते हैं कि एपिथेलिया की पहचान क्या है, इनकी बनावट क्या है, और इनसे संबंधित कुछ खास बातों का और ध्यान करें कि एपिथेलिया की कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है? बोर्ड पर जो लिखा है इसे कॉपी कर लीजिए, अभी मिटा देंगे इसे जल्दी से। और बताइए कि आपने लिख लिया है। हो गया है भाई सबका? ठीक है, इसे मिटा रहा हूं। और अब हेडिंग अपनी होगी क्या? फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलिया के कुछ लक्षण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और क्या खास बात होती है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, इन पर चर्चा करेंगे।
आपकी हेडिंग हो जाएगी, क्या हेडिंग होगी? फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के लक्षण, इनके फीचर्स। तो सबसे पहली बात यहां पर आपको नोट करना है, फॉर्म द कवर्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी एंड द बॉडी ऑर्गन्स। and are exposed to the air or liquid। ये पहला पॉइंट है कि एपिथेलिया जो होते हैं ये हमारे शरीर का और शरीर के अंगों का कवर बनाते हैं। ये बॉडी कवर बनाते हैं और बॉडी ऑर्गन्स के कवर बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, किस किस चीज़ का कवर बनाते हैं? बॉडी कवर बनाते हैं और बॉडी ऑर्गन्स का कवर बनाते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारे शरीर को किस चीज़ ने ढक रखा है? बोलो, व्हाट इज द बॉडी कवर इन आवर केस? हाँ, हमारे शरीर को किस चीज़ ने ढका है? स्किन ने। हमारे शरीर की कवरिंग कौन है? स्किन है। तो हमारे स्किन की जो बाहरी लेयर है वो किससे बनी हुई है? वो एपिथेलियम से बनी हुई है। हमारा जो बॉडी कवर है वो कौन है? हैं? हमारा बॉडी कवर है बेटा स्किन। तो स्किन किससे बनी है? एपिथेलियम से। तो स्किन की जो लेयर है वो किससे बनी है? एपिथेलियम से बनी है। और क्या है? बॉडी ऑर्गन्स। अब बॉडी ऑर्गन्स में जैसे आप बात कर लो लंग्स की, ये क्या है? ये लंग है। ये कौन है? हैं? ये हार्ट है। ये कौन है? ये हमारी किडनी है। तो इन सब की जो कवरिंग है ना बेटा, ये लंग्स की कवरिंग बनाते हैं, ये हमारे हार्ट की कवर बनाते हैं, ये हमारे किडनी की कवर बनाते हैं। बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल की कवर बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये एपिथेलिया हमारे शरीर की कवर बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं? और ये कुछ बॉडी ऑर्गन्स की कवर बनाते हैं, जैसे लंग है, जैसे हार्ट है, जैसे किडनी है। पहचान रहे कि नहीं इन अंगों को? ये आपका क्या है? हार्ट है। ये कौन है? किडनी है। ये कौन है? बोलो, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल की भी कवर बनाने का काम करते हैं। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की भी कवर बनाते हैं। ऐसे इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे शरीर की कवर तो बनाता ही है, साथ में हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ये उनकी कवर बनाने का काम करता है। मज़ा आ रहा है? हैं? हाँ, मज़ा आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी ऑर्गन्स होते हैं और शरीर की कवर बनाने का काम एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। हमारे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पॉइंट को आपने समझ लिया होगा कि ये बॉडी का कवर बनाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स की कवर बनाते हैं। और दूसरी बात हमने क्या लिखा है यहाँ पर? हमने दूसरी बात यहाँ पर ये लिखा है, एक्सपोज्ड टू एयर और लिक्विड। किसके संपर्क में रहते हैं हमेशा? एपिथेलिया का सरफेस या तो हवा के संपर्क में रहेगा और या फिर ये लिक्विड के संपर्क में रहेगा। बता सकते हैं ऐसा कहाँ कहाँ पर है? इस समय आप वातावरण में खड़े हैं, क्या भर्राटेदार पंखे की हवा लग रही है, तो आपकी स्किन किसके संपर्क में है? एयर के संपर्क में, हवा के संपर्क में है। और ये लिक्विड के भी संपर्क में होता है। अब लिक्विड का संपर्क कैसे होता है? अब जैसे आप अपने लंग की बात कर लो तो लंग में हवा भरी होती है, तो लंग की जो अंदर की तरफ की दीवार है वो भी हवा के संपर्क में होती है। आप अपनी बक्कल कैविटी को देखो, सलाइवा कहाँ है? ऐसे गाल पर जीभ चलाओ अंदर की तरफ से। अब आपके गाल की जो लाइनिंग है वो किससे बनी है? एपिथेलिया से। ये तो अंदर की जो लाइनिंग है ये सब क्या है?
और यहाँ पर क्या है, हवा है या लिक्विड? यहाँ पर लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है? सलाइवा। आपके खून की नली में क्या बह रहा है? ब्लड। ब्लड क्या है, गैस है कि लिक्विड है? लिक्विड है। तो आपके खून की नली की जो लाइनिंग है वो किसके संपर्क में है? लिक्विड के। तो एपिथेलिया जहाँ पर भी होगा या तो ये हवा के संपर्क में होगा और या फिर ये लिक्विड के संपर्क में होगा, इसलिए ये हमेशा पाया जाता है। कहाँ पर? स्टार लगा के लिख लेंगे, ऑलवेज फाउंड ऑन द एक्सपोज्ड सरफेसेज। हमेशा कहां पर होता है? ये हमेशा एक्सपोज्ड सरफेस पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इट इज ऑलवेज फाउंड ऑन एक्सपोज्ड सरफेसेज। ये कभी भी दो टिश्यू के बीच में स्थित नहीं होगा। जब भी होगा हमेशा सुपरफिशियल अरेंजमेंट इसका होता है, सरफेस पर स्थित होता है। ये कभी दो टिश्यू के बीच में स्थित नहीं होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यस या नो? क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब चलो अब दूसरा फीचर इसका पढ़ते हैं। दूसरा फीचर ये होता है कि ये जो होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक लेयर में व्यवस्थित होती हैं। इनकी जो सेल्स है, मैंने आपको बताया था ना कि टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो यहाँ पर एक से अधिक सेल हैं। अब एक से अधिक सेल हैं तो इन सेल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है? क्या ये लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो होती हैं, इधर उधर बिखरी होती हैं? ऐसा होता नहीं है। कैसे होती हैं? ये एक लाइन में व्यवस्थित होती हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, जो कंपोनेंट सेल्स होती हैं, दीज आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन। किस क्रम में अरेंज हैं? लीनियर फैशन में अरेंज हैं। नोट कर लेंगे। अगला जो पॉइंट है हम आपको बता रहे हैं इनका फीचर, वो कौन है? तो कह रहे हैं कि इनकी जो सेल्स हैं वो एक निश्चित लेयर में व्यवस्थित होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल नहीं दिख रही आपकी? एलिमेंट्री कैनाल, एसी माने एलिमेंट्री कैनाल। अब दूसरा जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि इनकी जो सेल्स होती हैं, ऑल दी सेल्स ऑफ एपिथेलिया आर लिविंग। ये जिंदा है, डेड नहीं है, ध्यान रखो। ऑल दी सेल्स ऑफ एपिथेलिया आर लिविंग। एपिथेलियल सेल्स, सभी सेल्स कैसी हैं? ये लिविंग हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, एक्सेप्शन है यहां पर। एक्सेप्शन किसका है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन, हमारे स्किन की सबसे बाहरी लेयर, जिसे हम नाम क्या देते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये हमारे शरीर की सबसे बाहरी लेयर है, मेड अप ऑफ डेड सेल। ठीक है। हमारे स्किन में जो सबसे बाहरी लेयर है वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस की भी सबसे बाहरी लेयर जो होती है, जो आपको दिखाई दे रही है, ये डेड सेल होती है। यही कारण है कि आप जब नाखून काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, आप बाल काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सभी सेल्स डेड होती हैं। जानवरों की सींग, चिड़िया का पंजा, आपका नाखून, आपके बाल, ये सब कटने पर दर्द का एहसास नहीं होता है। ये लिविंग सेल्स नहीं होती, ये सब डेड सेल्स होती हैं। तो एपिथेलिया जो होते हैं, इनकी सभी सेल्स जिंदा होती हैं, लेकिन इनका एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो है आपकी स्किन की सबसे बाहरी लेयर, जिसका नाम स्ट्रेटम कॉर्नियम है। तो ये जो होती है कैसी होती है? ये डेड सेल्स से बनी होती है। बाकी सभी एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। और क्या काम होता है? जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर अरेंज्ड। एपिथेलिया की जो सेल्स होती हैं आर अरेंज्ड, एक लेयर में व्यवस्थित हैं। कैसे हैं? अरेंज्ड इन अ लेयर कॉल्ड एज। जब सेल्स लेयर में व्यवस्थित होती हैं तब एक टर्म उनके लिए हम यूज करते हैं, और इस टर्म को हम बोलते हैं डर्म। क्या कहते हैं इनको? इसको बोलते हैं डर्म।
जब यहाँ पर सेल्स एक निश्चित लेयर में व्यवस्थित होती हैं तब हम इस चीज़ को एक डर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज डर्म। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि ये अगर सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, और दूसरी कौन है? दूसरी ये हैं। आप इन दोनों में से किसको एपिथेलियम मानेंगे? एक अरेंजमेंट यहां पर है ए, दूसरा अरेंजमेंट कौन है? बी। इन दोनों में से कौन एपिथेलिया है? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेल्स हैं वो एक निश्चित क्रम में एक लाइन से व्यवस्थित होती हैं और इस लीनियर अरेंजमेंट को एक टर्म दिया जाता है, हम इसे डर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज डर्म। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एपिथेलिया है, लेकिन ये एपिथेलिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेल्स बिखरी हुई अवस्था में हैं, ऐसे इधर उधर पड़ी हुई हैं, इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। और इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक शीट का फॉर्मेशन कर रही हैं, एक लेयर बना रही हैं, जिसे हम नाम देते हैं डर्म। ये बात सभी को समझ में आ गई? अब बेटा डर्म जो होता है वो दुनिया के एनिमल्स में जो डर्म होता है, जो हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के डर्म होते हैं। कितने प्रकार के डर्म होते हैं हमारे शरीर के अंदर? 3 प्रकार के डर्म होते हैं। जरा हम थोड़ा सा इस चैप्टर को रोक कर आपको किनारे ले चलेंगे दूसरी तरफ। जब किसी भी एनिमल का निर्माण होता है तो जरा देखिए उसका निर्माण कैसे होता है। ये मिटा दे, लिख लो जल्दी से, इसको पूरा करिए। हाँ, जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो वो होता कैसे है, जरा ये देखिए। हम आपको इसी डर्म पर ले चल रहे हैं कि ये डर्म आया कहां से। आपको मालूम है कि जब किसी भी एनिमल का निर्माण होना होता है तो ये 2 गैमीट्स होते हैं। ये कौन कौन गैमीट्स होते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्म। ये कौन होते हैं? ये होते हैं मेल गैमीट। होते हैं कि नहीं होते हैं? और ये होता है एग होता है। फिर इन दोनों का क्रॉस होता है तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? बोलो। स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट, ये दोनों एक दूसरे से, मेल गैमीट कहाँ से प्राप्त होता है बच्चे को? अपने पिता से। और फीमेल गैमीट बच्चे को कहाँ से प्राप्त होता है? अपनी माँ से। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इन दोनों का फ्यूजन होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? जाइगोट। इस स्ट्रक्चर में कितनी सेल है? बोलो, इसमें कितनी सेल है? 1 सेल है। ठीक है ना? कितनी सेल है बेटा? 1 सेल है। और इसी से कौन बना है? इससे आप बने हैं। ये सेनो आप बने हैं ना, इससे आप बने हैं, इससे। ये आपका शरीर है। और ये कौन है? 1 सेल है। और ये कौन है? ऐसी हजार और लाख की बात छोड़ दीजिए, अरबों की संख्या में ये सेल्स होती हैं जो आपकी बॉडी का निर्माण करती हैं। बात समझ में आ रही है? ये अरबों की संख्या में सेल्स हैं जो आपकी बॉडी का निर्माण कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि इसके शरीर में तो ऐसी ढेर सारी सेल्स हैं, ये सभी पूरी बॉडी ही सेल से मिलकर बनी हुई है कि नहीं? ये पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो एक सेल से ये मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे बनेगी? तो कह रहे हैं कि साहब इस सेल में डिवीज़न होता है। इसमें क्या होता है? यहाँ तक जाने के लिए क्या होता है? डिवीज़न होता है। किसका डिवीज़न होता है? डिवीज़न ऑफ सेल्स। ये एक सेल से कितनी हो जाती हैं? कितनी हो जाती हैं बेटा? ये हो जाती हैं। फिर क्या होता है? फिर ये सेल्स एक क्रम में अरेंज होती हैं। ऐसे ये सेल्स ऐसे अरेंज हो जाती हैं तो क्या बन जाता है? तब ये स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम डर्म कहते हैं। अब जैसे आपका चमड़ा है, आपकी स्किन है ना, इसको ऐसे उठाओ। अब आप देखो ये चादर की तरह है कि नहीं है, या इसकी सेल बिखरी हुई हैं, कैसी हैं? अगर ये सेल बिखरी होती तो अब तक हवा चल रही है ना, तो सारी सेल फुड़ 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 उड़ जाती सब, बस आदमी का शरीर खत्म हो जाता है कि नहीं? जैसे एक जगह पर पत्तियों का ढेर लगा है और आंधी आ गई, सारी पत्तियां उड़ गई, तो यहाँ पर पत्तियां मान लो सेल है, हवा चल रही है, अब सारी सेल आपके हाथ से निकल कर भर 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 भाग गई सब, तो आपका हाथ ही ना बचेगा। आपका हाथ क्यों बचा हुआ है? क्योंकि आपकी बॉडी को कवर करने के लिए एक लेयर है, एक डर्म है। तो यहाँ पर जो सेल्स पाई गई, इन्होंने एक लेयर बना दिया। क्या बनाया? लेयर। ऐसे बेटा ये 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। कितने लेयर होती हैं? 3। एक सबसे बाहर की तरफ, दूसरी सबसे अंदर की तरफ, और तीसरी इन तीनों के दोनों के बीच में होती है। समझ गए ना? तो डर्म कितने प्रकार का होता है?
हमारे शरीर का निर्माण होते समय जो डर्म बन रहा है, ये कितने प्रकार का डर्म होता है? हैं? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये जो ये डर्म जो है ये 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? आउटर लेयर जो बाहर की तरफ है, इसका नाम क्या रखा बेटा? इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एक्टोडर्म। दूसरा कौन है? अंदर की तरफ कौन है? इनर लेयर। इसे हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में कौन होता है? मीसोडर्म होता है, जो कि मिडिल लेयर है। कैसा है ये मिडिल लेयर है। इस प्रकार से आपके पूरे शरीर का निर्माण करने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? ये 3 प्रकार के डर्म हो गए। ये 3 प्रकार के डर्म किससे बन रहे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ जाइगोट। यहाँ पर जो जाइगोट है इसने डिवाइड किया, ढेर सारी सेल बन गई और यही सेल्स एक साथ लाइन से अरेंज होकर के क्या बना दिया इन्होंने? डर्म बनाया। ये डर्म कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। इस तरीके से आपके शरीर के अंदर अगर सबसे पहले किसी टिश्यू का निर्माण हुआ है, अगर आपके शरीर के अंदर सबसे पहले किसी टिश्यू का निर्माण हुआ है तो वो कौन सा टिश्यू है? वो एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखना है, वो ये कि एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण हमारे शरीर में सबसे पहले होता है। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म्ड टिश्यूज होते हैं। कौन? एपिथेलिया। ये बात समझ में आ गई? नोट कर लेंगे इस चीज़ को। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि एपिथेलिया जो होते हैं उनकी सेल्स एक निश्चित लेयर में व्यवस्थित होती हैं और इस लेयर को हम डर्म कहते हैं। इसलिए एपिथेलिया में एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण आपके शरीर के अंदर सबसे पहले हुआ है। तो एक नया स्टेटमेंट नोट कर लेंगे। जो भी इसमें लिखना चाहें लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम मिटा देंगे इसको। अभी जल्दी कर लीजिए। हो गया है? बाकी सारे लोगों का हो गया है? और लोग नहीं बोलते, पढ़ नहीं रहे क्या? और कौन कौन पढ़ाई कर रहा? बोलो। बाकी शांत रहते हैं। कल से एडमिट नहीं करेंगे क्लास में, बात नहीं करोगे हमसे तो। चलिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अब हमको नया स्टेटमेंट जारी करना पड़ रहा है। अगला फीचर क्या है? अगला फीचर यही है कि एपिथेलियल टिश्यूज आर फर्स्ट फॉर्म्ड टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण सबसे पहले होता है। एपिथेलियल टिश्यूज आर फर्स्ट फॉर्म्ड टिश्यूज इन आवर बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले होता है। ठीक है? फॉर्म्ड फ्रॉम all the 3 primary germ layers, the ectoderm, the mesoderm, the endoderm and the mesoderm। सभी प्रकार की लेयर से इसका निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म से। इस प्रकार से एपिथेलिया का निर्माण सभी प्रकार के डर्म से होता है। मीसोडर्म से होता है, एक्टोडर्म से होता है और एंडोडर्म से होता है। ठीक है? और बात समझ लीजिए, यहाँ पर एपिथेलिया की पहचान ये है कि इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाया जाता है इनके नीचे? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। वो कैसे? ये सेल एक साथ ऐसे सजी हुई कैसे हैं? क्यों इस तरह से व्यवस्थित हैं? ये बिखर क्यों नहीं रही हैं?
क्योंकि नीचे से सपोर्ट करने के लिए इनमें एक स्ट्रक्चर होता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर ये स्ट्रक्चर एपिथेलियम है तो ये कौन है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, हम इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। एपिथेलिया में जो सेल्स होती हैं वो लाइन से अरेंज इसलिए होती हैं क्योंकि नीचे से सपोर्ट करने के लिए इनमें एक स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं, इट इज़ नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के फीचर अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी और भी हैं, इन पर चर्चा जारी रहेगी हमारे अपने अगले लेक्चर में। ध्यान रहे कि एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा बड़ा है और इसके बाद के जो टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं हैं, उनमें ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं लगेगा पढ़ाने का, कम समय में ख़त्म हो जाएंगे, परंतु एपिथेलिया पर ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपके शरीर में एपिथेलिया का बहुत ज़बरदस्त रोल है, इसलिए हम एपिथेलिया को अच्छे से पढ़ाकर तब आगे चलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्यों भाई, बोलो। कोई सवाल पूछना है आप में से किसी को, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना है? हैं? एपिथेलियम का, एपिथेलियल टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में होता है, आप आगे समझ जाएंगे इस बात को। और कोई सवाल किसी को पूछना है? एनी क्वेश्चन? आज की ये क्लास हम कंक्लूड कर रहे हैं, बोर्ड पर जो लिखा है आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।